गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। स्लाइड दिख रहा है बेटा? स्लाइड दिख रहा है? ऑल परफेक्ट, एवरीथिंग इज ओके। चलें, बहुत बढ़िया। अभी विनय हफ्ते 10 दिन तक अपने हैं, उसके बाद से मेरी जो है, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ 22 तारीख से, है ना। लीव पे जा रहा हूँ मैं 22 तारीख से, 28-29 तारीख को फिर वापस आऊँगा, है ना। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ये टॉपिक अपन कंपाइल कर लें, है ना। आइए बात करें। जो अपन डिस्कशन कर रहे थे पिछले क्लास में, टाइम का सेव करते हैं ना बेटा। वीडियोस ऑफ कर लें बेटा, आप सभी। बेटा आप सभी वीडियोस ऑफ कर लें, ठीक है। चलिए, आइए डिस्कशन कर रहे थे अपन डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन बारे में मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब था एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनेगा, है ना। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या था? एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ये बात थी बेटा यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो एक डीएनए से दो डीएनए बनाना है और उन दो डीएनए में एक एक पुराना स्ट्रैंड होगा और एक एक नया सिंथेसाइज होगा। जिसमें मैंने कहा था बेटा यूकैरियोट में सेल डिवीजन के किस फेज में, यूकैरियोट में किस सेल डिवीजन के किस फेज में आपको डीएनए का रेप्लिकेशन दिखता है? बहुत बढ़िया बेटा, एस फेज में। वेरी गुड मलका, वेरी गुड, एस फेज में। और प्रोकैरियोट में बिफोर फिशन, है ना, फ्यूजन के पहले। लेकिन ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है रेप्लिकेशन का, इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया? सबसे पहले किसने सोचा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है? ये सबसे पहले आइडिया आया था वाटसन और क्रिक के। वाटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया था। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमारे सामने सबसे पहले मिचेल्सन और स्टाल के द्वारा दिया गया। मिचेल्सन और स्टाल ने ई कोलाई बैक्टीरिया पर अपना वर्क किया, है ना। मिचेल्सन और स्टाल का वर्क किस ऑर्गेनिज्म पर था? ई कोलाई पर था, ठीक है। और मिचेल्सन और स्टाल ने क्या किया? इन्होंने N14 और N15 का यूज किया था, जो कि आपको पता है कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम में जो भारी होगा वो बेटा कहाँ आएगा? नीचे। जो हल्का होगा वो कहाँ होगा? ऊपर, ठीक है। तो भारी वाले नीचे और ऊपर वाले जो होंगे वो हल्के दिखेंगे, यानी N14 वाले कहाँ दिखेंगे? N14 वाले ऊपर में मिलेंगे क्योंकि वो हल्के होंगे, और N15 वाले नीचे मिलेंगे क्योंकि वो भारी होंगे। चलिए आइए जरा हम इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देखें। मिचेल्सन और स्टाल ने आखिर ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखो, कोई एक प्लेट है, कल्चर प्लेट है ना। यहाँ पर एक कल्चर प्लेट दिया हुआ है, ये कल्चर प्लेट है, और इस कल्चर प्लेट पर एक बैक्टीरिया ई कोलाई वाला रखा गया है ना। ई कोलाई वाला बैक्टीरिया को रखा गया है। अब ई कोलाई वाले बैक्टीरिया को रखा है कौन से मीडियम में बेटा? कल्चर मीडियम कौन सा यूज किया गया है? कल्चर मीडियम में आपको मालूम है बहुत सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं, शुगर होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कल्चर मीडियम में ग्रोथ के लिए। जिसमें जो कल्चर मीडियम है, उस कल्चर मीडियम में क्या यूज किया गया है? अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट। और उस अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में जरा बताओ नाइट्रोजन कौन सा है? N14 है या N15 है? हेवी आइसोटोप N15 है ना। हेवी आइसोटोप N15 है ना। अब ये आप सबको पता है कि बेटा जो डीएनए होता है, क्या डीएनए में नाइट्रोजन दिखता है क्या? डीएनए में नाइट्रोजन दिखता है क्या? आपको मालूम है कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है ना। डीएनए में नाइट्रोजन बेस होता है बेटा, नाइट्रोजन बेस होता है, नाम से समझ में आ रहा है। जरा बताओ प्यूरिन के कौन कौन से पोजीशन पर नाइट्रोजन का प्रेजेंस होगा? पहला, तीसरा, सातवां, नवा, याद है? फर्स्ट, 3, 7, 9। और पायरिमिडीन के किस किस जगह पर होगा बेटा नाइट्रोजन? पायरिमिडीन के किस किस जगह पर होगा? फर्स्ट एंड थर्ड। यानी कि अब खुद थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। इस बैक्टीरिया को जो हमने कल्चर प्लेट में डाला है, और उस कल्चर प्लेट में अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन N15 है, तो अब जो खाने पीने में जिसको कोई चीज मिलेगा उसी का तो इस्तेमाल करके कोई नई चीजें सिंथेसाइज करेगा, है कि नहीं?
भाई जो खाना पीना मिलेगा उसी से तो एलिमेंट्स इस्तेमाल करके कोई नई चीजें सिंथेसाइज की जाएंगी। तो जरा बताना कि अब कुछ टाइम के बाद जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, तो बैक्टीरिया को क्या करना होगा, डीएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन करना है। और डीएनए क्योंकि डिवीजन से पहले क्या कर लेना है, रेप्लिकेशन कर लेना है। तो जब भी जितने भी नए नए डीएनए बनेंगे वहां वहां नाइट्रोजन कौन सा जाएगा, जरा बताना नाइट्रोजन कौन सा जाएगा, है ना, N15 वाला। हाँ उत्कर्ष बेटा फर्स्ट स्लाइड है ना, N15 वाला प्रेजेंट होगा, है ना। तो जरा देखो यहाँ पर कि ये एक बैक्टीरिया से 2 बना, 2 से फिर 4 बना, 4 से 8 बने, ऐसे बैक्टीरिया डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया डिवाइड होने से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए को बनाने के लिए आप सबको पता है नाइट्रोजन बेस भी चाहिए होता है, और नाइट्रोजन बेस बनाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकताएं होंगी वो मीडियम से लिया जाएगा। और मीडियम में क्योंकि N15 है तो इसलिए नाइट्रोजन जहां जहां इस्तेमाल होगा वो सब N15 वाला नया बनने वाला इस्तेमाल होगा। इसलिए डीएनए जितने भी बन रहे हैं वो सब कैसे बन रहे हैं, N15 वाले। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मान लो कोई बैक्टीरिया होगा, इस बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे, दोनों स्ट्रैंड में N15 वाला आ गया होगा। ये तो बात क्लियर हुई। ये है कल्चर प्लेट फर्स्ट, कल्चर प्लेट फर्स्ट। इस कल्चर प्लेट फर्स्ट में मिचेल्सन और स्टाल ने क्या किया, सभी बैक्टीरिया के सभी डीएनए को N15 वाला बना दिया। बात क्लियर हो गई इतनी, है ना। कैसे बनाया होगा, आसान सी बात है, बैक्टीरिया को N15 मीडियम में डाल दिया, बैक्टीरिया डिवाइड होता रहा, धनाधन धनाधन डिवाइड होता रहा। अब जब जब डिवाइड करेगा उसके पहले डीएनए तो बनाएगा, और डीएनए बनाने के लिए जो जो एलिमेंट्स चाहिए वो मीडियम से लेगा, और मीडियम में N15 है तो डीएनए में N15 जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आगे बढ़ा जाए, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कल्चर प्लेट दूसरा ले रहा हूं। ये देखो बेटा कल्चर प्लेट दूसरा, ये सेकंड प्लेट है, ध्यान से सुनना, कल्चर प्लेट दूसरा है। हाँ निष्ठा बेटा आएंगे वहां पर अपन, अभी रुक जाओ एक सेकेंड। तो जो कल्चर प्लेट अपन दूसरा ले रहे हैं, आप सबको पता होगा, प्लांट डाइवर्सिटी में भी सुने होंगे और भी कई जगहों पर सुने होंगे, बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम क्या है, ई कोलाई का डिवीजन टाइम या बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम क्या है, 20 मिनट्स, 20 मिनट आप सब जानते हो। बैक्टीरिया डिवाइड होता है 20 मिनट, यानी कि जो रेप्लिकेशन होना चाहिए डीएनए का वो 20 मिनट से पहले होना चाहिए, है कि नहीं। हमने बोला था प्रायर टू फिशन या प्रायर टू डिवीजन हो जाना चाहिए रेप्लिकेशन, है कि नहीं। यानी 20 मिनट अगर डिवीजन टाइम है बैक्टीरिया का तो 20 मिनट से पहले रेप्लिकेशन तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जरा देखो यहां पर प्लेट फर्स्ट पर, कल्चर प्लेट फर्स्ट पर हमने सभी बैक्टीरिया के डीएनए को N15 बना दिया। अब N15 वाला जो बैक्टीरिया बनाया है इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे कल्चर प्लेट पर, दूसरे कल्चर प्लेट पर हमने ट्रांसफर किया। और उस दूसरे कल्चर प्लेट पर जरा बताओ मीडियम में हमने नाइट्रोजन अभी कैसा यूज किया है, अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन कैसा यूज किया है, 14, है ना 14। अब जरा मुझे बताना कि अब अगर जो एक बैक्टीरिया को उठा करके मैंने कल्चर प्लेट 2 पर रखा है तो ये यहां पर क्या होगा, 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाएगा। बैक्टीरिया अपना फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट कर चुका होगा, बैक्टीरिया अपना फर्स्ट जनरेशन कर चुका होगा, 20 मिनट में डिवाइड कर चुका होगा। अब डिवाइड होने से पहले बैक्टीरिया क्या करेगा, रेप्लिकेशन। डिवाइड होने से पहले क्या करेगा, रेप्लिकेशन। अब जरा सोचना कि रेप्लिकेशन करना है तो एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना है, तो पुराना स्ट्रैंड तो N15 होगा और नया जो सिंथेसाइज होगा कल्चर प्लेट 2 से वो N14 होगा, क्योंकि कल्चर प्लेट में दूसरे प्लेट में तो N14 है। ठीक है, अब जरा देखें यहां पर, तो ये समझ में आया कि एक तो पुराना स्ट्रैंड जो ओल्ड रेड कलर से देखो पुराना वाला दिखाया है जो N15, और जो नया सिंथेसाइज हुआ है वो N14 जो कि कल्चर प्लेट सेकंड से बना है। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई कि 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया बने होंगे, जो बैक्टीरिया बने होंगे वह बैक्टीरिया में सेकंड प्लेट पर हाइब्रिड डीएनए मिलेंगे। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग दिखेंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है बेटा, यहां पर हाइब्रिड डीएनए।
अब मान लो बेटा ये 20 मिनट के बाद कल्चर प्लेट 2 से 20 मिनट के बाद हम देखेंगे तो 2 इकोलाई में दोनों में हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। मान लो कि अगर इसी प्लेट से 20 मिनट बाद और बैक्टीरिया को एनालिसिस किया जाए यानी टोटल 40 मिनट के बाद, तो बैक्टीरिया कितनी बार डिवाइड कर चुका होगा 40 मिनट के बाद? 2 बार। पहले 20 मिनट में तो 1 बार डिवाइड हुआ, अगले 20 मिनट में 4 बार 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 4 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। हाँ, तो अब जरा समझते हैं इस बात को। देखना यहां पर पहले प्लेट का काम क्या था, कल्चर प्लेट फर्स्ट का क्या काम था, बैक्टीरिया के अंदर N15 डीएनए को बना देना, ठीक है। और फिर उस N15 वाले बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट सेकंड पर हमने ट्रांसफर किया। अब इसी कल्चर प्लेट सेकंड पर एक बार रीडिंग लेंगे हम बैक्टीरिया को 20 मिनट के बाद, एक बार हम एनालिसिस करेंगे 40 मिनट के बाद, फिर सेकंड कल्चर प्लेट से एक बार रीडिंग लेंगे 60 मिनट के बाद। तो 20 मिनट के बाद जब हम सेकंड प्लेट से उठाएंगे बैक्टीरिया को तो एक बार डिवाइड कर चुका होगा यानी एक बार रेप्लिकेशन कर चुका होगा। 40 मिनट के बाद जब मैं सेकंड प्लेट से बैक्टीरिया को उठाऊंगा यानी 2 बार डिवाइड कर चुका होगा बैक्टीरिया यानी 2 बार रेप्लिकेशन कर चुका होगा। अगर 60 मिनट के बाद मान लो मैं प्लेट सेकंड से उठाता हूं, प्लेट सेकंड से मैं अगर आपको 60 मिनट के बाद उठाता हूं यानी बैक्टीरिया 3 बार डिवाइड कर चुका होगा, इसका मतलब बैक्टीरिया 3 बार रेप्लिकेट कर चुका होगा, ठीक है। चलिए आइए जरा यहां पर अपन डिस्कशन करें। ये देखो फर्स्ट प्लेट पर तो आपको मालूम था फर्स्ट प्लेट का काम क्या था, कल्चर प्लेट फर्स्ट पर बैक्टीरिया के डीएनए को हमने कैसा बना दिया था, कल्चर प्लेट फर्स्ट पर N15 बना दिया था ना, बना दिया था, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब जरा आपसे बात करते हैं कि इसी बैक्टीरिया को हमने फिर देखा तो टोटल डीएनए यहां पर मान लो कि एक है, एक को आधार बना करके बात कर रहे हैं, एक को, एक डीएनए मॉलिक्यूल को बेसिस करके बात कर रहे हैं। तो टोटल डीएनए एक है और वो डीएनए कैसा है N15। अब इस एक डीएनए को अगर आप यहां से सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में डाल करके आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो यहां पर क्या होगा, जो सबसे भारी होता है वो नीचे मिल जाएगा, तो डीएनए का बैंड दिखेगा नीचे ही नीचे, नीचे नीचे डीएनए बैठ जाएगा। आपको मालूम है जो भारी होगा नीचे, जो हल्का होगा ऊपर, ठीक है। तो जो भी डीएनए है वो सब N15 वाले हैं तो नीचे आकर के बैठ जाएंगे। अब जरा देखें यहां पर ई कोलाई को हमने अमोनियम क्लोराइड में ट्रांसफर किया था जिसका नाइट्रोजन N14 था। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा सेकंड प्लेट के बारे में, याद है सेकंड प्लेट में हमने ट्रांसफर किया था बैक्टीरिया को, सेकंड प्लेट में, सेकंड प्लेट से, अब सेकंड प्लेट में हमने ट्रांसफर किया था, सेकंड प्लेट में जरा बताना कौन सा नाइट्रोजन था सेकंड प्लेट में, N14 था ना, N14 था, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद सेकंड प्लेट से बैक्टीरिया को निकालोगे तो बैक्टीरिया कितनी बार डिवाइड कर चुका होगा, एक बार, तो रेप्लिकेशन भी एक बार हो चुका होगा। तो ये देखो अभी मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया भी था कि 20 मिनट के बाद एक पुराने के सामने एक नया स्ट्रैंड बनेगा तो हाइब्रिड डीएनए बनेंगे, हाइब्रिड डीएनए बनेंगे जो कि पिछले स्लाइड में दिखाया है मैंने, ठीक है ना। अब मान लो सेकंड प्लेट के बाद मैं अभी इसमें देखूं तो एक डीएनए से 2 डीएनए हो गए और दोनों के दोनों डीएनए कैसे हैं, हाइब्रिड हैं। अब यहां हेवी डीएनए 0 हो गए, हेवी का मतलब N15, लाइट डीएनए का मतलब N14 और हाइब्रिड डीएनए का मतलब N14, लाइट डीएनए का मतलब N14, हेवी डीएनए का मतलब N15, हाइब्रिड डीएनए का मतलब N14। चले अब मान लो बेटा अगर मैं सेकंड प्लेट से 40 मिनट के बाद यानी फिर से और 20 मिनट के बाद रीडिंग लेता, और 20 मिनट के बाद, ठीक है, 20 मिनट के बाद, ठीक है। तो अभी यहां पर अपन देखेंगे लेकिन आप देखो कि जो यहां पर आया है बैंड N15 वाला फर्स्ट प्लेट से तो वो तो भारी होगा ना, तो वो तो सबसे नीचे मिलेगा। लेकिन जब सेकंड प्लेट में 20 मिनट के बाद देखोगे तो N15 वाले मिलेंगे तो ये थोड़ा सा तो हल्का होगा ना, N15 से हाइब्रिड वाला थोड़ा हल्का होगा तो वो थोड़ा सा बैंड कहां मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो ये देखो यहां पर थोड़ा सा बैंड ऊपर चला गया है, ठीक है। अब चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ा जाए। यहां पर मान लो कि मैं सेकंड प्लेट से अगले और 20 मिनट के बाद रीडिंग लेता, यानी सेकंड प्लेट से टोटल कितने मिनट हो जाते, 40 मिनट।
सेकेंड प्लेट पर 40 मिनट के बाद रीडिंग लेता। ठीक है, तो बैक्टीरिया कितनी बार डिवाइड कर चुका होता? बैक्टीरिया 4 बार डिवाइड कर चुका होता, सॉरी 2 बार, 40 मिनट में 2 बार डिवाइड कर चुका होता, और 2 बार डिवाइड कर चुका होता तो रेप्लिकेशन भी 2 बार हो चुका होता। तो जरा सोचो, अब 2 डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे? 4 बनेंगे। 2 डीएनए से 4 डीएनए। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? एक पुराने के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना, यही होता है ना, एक पुराने के सामने एक नया बनाना। अब यहां पर जो पुराने स्ट्रैंड हैं उन सबको अलग करके नया नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर, चलो मैं इसको हटा करके आपसे बताता हूं। पहले तो मैं ये जो दोनों लाल वाले स्ट्रैंड है, इन दोनों लाल वाले स्ट्रैंड को अलग कर देता हूं, यहां पर दिख रहे हो, और 2 काले वाले स्ट्रैंड को अलग कर देता हूं। ये देखो, 2 काले स्ट्रैंड को अलग कर दिया। टोटल यहां पर दिख रहा है 4 डीएनए के स्ट्रैंड हैं, 1 2 3 4 डीएनए के स्ट्रैंड हैं। चारों डीएनए के स्ट्रैंड को मैंने अलग कर दिया। अब इस पर मुझे नया नया सिंथेसाइज करना है ना, नया नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है। तो अब जरा बताओ, यहां पर नया नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना है और कल्चर प्लेट सेकंड से बात कर रहे हैं, तो कल्चर प्लेट सेकंड पे मीडियम है कौन सा? N14 ही है ना। तो जाहिर सी बात है, ये एक पुराने के सामने एक नया बना दिया, ये एक पुराने के सामने ये एक N14 नया बना दिया, फिर ये एक पुराने के सामने एक नया बना दिया, और फिर ये एक पुराने के सामने एक नया बना दिया। यही तो हो गया। लाल वाले रंग से हमने N15 को दिखाया है, ब्लैक वाले से हमने N14 को दिखाया है। ठीक है, ठीक है। देखेंगे अर्पणा कैसे बनता है, ये आगे आ रहा है, कैसे बनता है ये बाद में बताएंगे। ये तो बात समझ में आ गई कि 2 डीएनए से 4 बनेंगे। अब आपको करना क्या है? दोनों डीएनए के चारों स्ट्रैंड को अलग कर दो, और चारों स्ट्रैंड को अलग करने के बाद एक एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दो। बस दिमाग इतना लगाना है कि कल्चर मीडियम में है क्या, N14 है या N15 है, बस दिमाग इतना लगाना है। और कल्चर मीडियम में जब N14 है तो पुराने के सामने एक नया क्या बनेगा? N14 वाला ही बनेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, चले आइए। अब मैं यहां पर आपको जो है डीएनए की बात कर रहा हूं, ये जो आपको डायरेक्टली बना करके यहां पर चीजें दिखाई गई हैं, दिख गया? 2 डीएनए से 4 डीएनए बन गए, 2 डीएनए से 4 डीएनए बन गए। अब जरा बताना, यहां पर हाइब्रिड डीएनए कितने हैं? सेकेंड जनरेशन के बाद हाइब्रिड डीएनए कितने हैं? 2 ही है ना, हाइब्रिड डीएनए 2 हैं। तो देखो, टोटल डीएनए 4 बना है, जिसमें से 2 N14 डीएनए बने। देखो, ये एक N14 और ये एक, 2 N14 मिल गए, और 2 आपको हाइब्रिड डीएनए मिल गए, एक और एक, 2 हाइब्रिड डीएनए मिल गए। ठीक है, तो ये देखो 2 हाइब्रिड डीएनए मिल गया। ठीक है, N15 अब डीएनए नहीं रहा। ठीक है, N15 जो है वो अब नहीं रहा। ठीक है, अब आप इसका बैंड देखोगे तो जरा बताओ, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा, जब मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगा तो अब क्या होगा? जो हल्का होगा वो सबसे ऊपर, है कि नहीं? तो अब जब अपन सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं तो आप जरा देखो, यहां पर डीएनए बैंड देखोगे तो डीएनए बैंड आपको कहां दिखेगा? थोड़ा और ऊपर दिखेगा। तो जो N14 N15 है, इसका डीएनए बैंड तो बीचों बीच मिलेगा, और जो N14 वाले हैं वो सबसे ऊपर मिलेगा, बिल्कुल हल्का मिलेगा। N14 लाइट डीएनए विल बी जस्ट टॉप, जस्ट ऑन टॉप। ठीक है, और जो हाइब्रिड वाला है वो मिडिल में मिलेगा, जो हेवी होगा वो एकदम नीचे मिलेगा। जरा बताओ, हेवी वाला केवल कल्चर प्लेट फर्स्ट पर बनाया था ना, कल्चर प्लेट फर्स्ट पर ही तो सिर्फ हेवी वाला बनाया था इनिशिएशन में, तो वहीं से सबसे नीचे मिलेगा। उसके बाद से जितनी भी रीडिंग ले रहे हैं, जितनी भी स्टडी कर रहे हैं, वो सब किससे कर रहे हैं? सेकंड प्लेट से। उसके बाद जितनी भी स्टडी कर रहे हैं वो सब सेकंड प्लेट से। अब सेकंड प्लेट से 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया को निकालेंगे, तो एक बार डिवाइड कर चुका होगा तो एक बार रेप्लिकेट कर चुका होगा। 40 मिनट के बाद जब हम सेकंड प्लेट से बैक्टीरिया को निकालेंगे तो 2 बार डिवाइड कर चुका होगा, तो 2 बार रेप्लिकेट कर चुका होगा। और बस सोचने की इतनी है बात, सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बस सोचना इतना है, एक पुराने के सामने एक नया बनाना है। और नया कौन सा बनेगा? नया कौन सा बनेगा? नया वो बनेगा जैसा कल्चर मीडियम में होगा, जो मीडियम में होगा। और मीडियम में कैसा है सेकंड कल्चर प्लेट पे? N14। क्लियर? अब बताओ कि
क्या सेकंड प्लेट पर कभी भी आपको हेवी डीएनए मिल सकता है क्या? सेकंड प्लेट पर क्या कभी भी हेवी डीएनए मिल सकता है क्या? कभी मिलेगा ही नहीं बेटा, कैसे मिलेगा? सेकंड प्लेट पर तो पहले ही जनरेशन में हाइब्रिड हो गया है। अब आप बताओ, सेकंड प्लेट पर कभी हेवी तो नहीं मिलेगा, और सेकंड प्लेट पर 40 मिनट के बाद कितने हाइब्रिड डीएनए मिले? कितने हाइब्रिड डीएनए मिले? दो। दो। अब जरा बताना, मैं 60 मिनट के बाद देखता, कितने मिनट बाद? 60 मिनट के बाद, तो बैक्टीरिया कितनी बार डिवाइड कर चुका होता? 3 बार। 60 मिनट के बाद बैक्टीरिया 3 बार डिवाइड हो चुका होता। अब बैक्टीरिया 3 बार डिवाइड हो चुका होता तो बैक्टीरिया कितनी बार रेप्लिकेट कर लेता? 3 बार। अब जरा बताना कि 3 बार भी जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर लेगा, तब भी हाइब्रिड डीएनए कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे। क्या हाइब्रिड कभी डीएनए 2 से ज्यादा या 2 से कम मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना बेटा। ये देखो, हर जनरेशन में या हर रेप्लिकेशन में लाल वाला स्ट्रैंड तो 2 ही रह जाएगा ना। लाल वाला स्ट्रैंड तो बेचारा 2 ही रह जाएगा, और जो भी नया नया मिलेगा वो सब तो N14 वाला ही तो बनेगा। यानी कि एक चीज तो कांस्टेंट हो गया। क्या चीज कांस्टेंट हो गया? हाइब्रिड। सेकेंड प्लेट पर हाइब्रिड वाला हर जनरेशन में 2 की संख्या में ही मिलेगा। ये बात तो क्लियर है? ये तो बात क्लियर है। ठीक है, चलिए आइए जरा बात करते हैं। मान लो कि मैं थर्ड जनरेशन 60 मिनट के बाद बात करता। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में हैवीनेस कम हो कती है क्या सर? हो? क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आया निष्ठा आपकी बात, है ना? हमेशा तो 2 ही हाइब्रिड मिलेंगे, ये तो बात तो तय करा दिया हमने, है ना? अब जरा देखो, हाँ बहुत बढ़िया प्राची भारती बेटा, बहुत बढ़िया, आपने तो आंसर भी बता दिया मुझे पहले ही, वेरी गुड बेटा। ये देखो यहाँ पर, अब 4 डीएनए जब रेप्लिकेट करेंगे तो टोटल 8 डीएनए हो जाएगा। निष्ठा बेटा मुझसे पूछ लेना, क्लास के बाद पूछ लेना, है ना? तुरंत मैं आपको बता दूंगा ये जो डाउट है, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। तो टोटल कितना आएगा? 8 डीएनए। अब 8 डीएनए में से जरा सोचना, हाइब्रिड तो कांस्टेंट हो गया, हाइब्रिड तो कांस्टेंट हो गया, 2 ही बनेगा, और 6 मिलेगा लाइट डीएनए, यही मिलेगा ना? तो आगे देखो यहाँ पर, अब बैंड पैटर्न भी आपको ये कांस्टेंट मिलने लग जाएगा, एक तो बीच में और एक ऊपर, ये भी कांस्टेंट आपको सेकंड जनरेशन के बाद कांस्टेंट मिलने लग जाएगा। आपको सेकंड जनरेशन के बाद ये बैंड पैटर्न एक तो बीच में और एक तो ऊपर, ये कांस्टेंट मिलने लग जाएगा। चलो मैं 80 मिनट के बाद बोलूं, कितने मिनट बाद? 80 मिनट बाद। तो 80 मिनट के बाद भी हाइब्रिड डीएनए कितने रहेंगे? हाइब्रिड डीएनए 2 ही रहेंगे। 80 मिनट के बाद का मतलब बैक्टीरिया 4 बार डिवाइड कर चुका होगा, यानी कि यहां पर आपको बैक्टीरिया 4 बार रेप्लिकेट कर चुका होगा। समझ में आ गई बात? चलो आपको एक फॉर्मूला बना करके देता हूं बेटा, आपको एक फॉर्मूला बना करके देता हूं बहुत ही शानदार, जिससे क्वेश्चन आप यू सॉल्व करोगे फटाफट। फॉर्मूला बना दूं यहां से एक जनरलाइज करके, एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड करके मैंने आपको एक फॉर्मूला बना दिया है बेटा। देखो यहां से, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लीकेशन और जनरेशन। n को हमने क्या मान लिया? सेकंड प्लेट से बात कर रहे हैं सारे, हमने n इज इक्वल टू क्या मान लिया? नंबर ऑफ रेप्लीकेशन और जनरेशन। अब टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए आफ्टर n जनरेशन या रेप्लीकेशन 2 टू द पावर n कह दिया। जरा सोचो, एक बार रेप्लीकेट हुआ होता, अगर एक बार रेप्लिकेट हुआ होता तो बैक्टीरिया कितनी बार जो है, अगर एक बार रेप्लिकेट हुआ होता तो डीएनए का अमाउंट कितना बन जाता? 2 बन जाता ना, 1 से 2। और अगर 2 बार रेप्लिकेट हुआ होता, 2 बार रेप्लिकेट हुआ होता तो 2 की पावर 2 रख दो तो 4 डीएनए बन जाते। और अगर मान लो 3 बार रेप्लिकेट हुआ होता तो 4 से 8 डीएनए बन जाते। आप 2 की पावर 3 रख दो तो 8 डीएनए बन जाएंगे। ये तो समझ में आ गया फॉर्मूला जो मैंने टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए का बताया। क्लियर? हाँ चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब अपन बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हेवी डीएनए। क्या सेकंड प्लेट पर कभी भी हेवी डीएनए मिलेगा? सेकंड प्लेट पर कभी भी हेवी कभी मिल ही नहीं सकता, वो तो फर्स्ट प्लेट पर बना दिया था और फिर सेकंड प्लेट पर ट्रांसफर कर दिया N14 पर। तो जरा सोचो, N14 पर तो हमेशा नया नया N14 ही बनेगा ना, तो N15 मिलने का सवाल ही नहीं है। तो अमाउंट ऑफ हेवी डीएनए यानी N15 विल बी 0 आफ्टर N रेप्लिकेशन। अब बात आ रही है, अच्छा सारा फॉर्मूला समझ गया मनराज, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब बात आ रही है अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए।
N14 N15 ये तो मैंने कहा था ना कांस्टेंट रहेगा, 2 ही रहेगा। अब लाइट डीएनए आपको बताना है, लाइट डीएनए। तो मैंने कहा था ना कि भाई टोटल डीएनए में से 2 ही तो खाली हाइब्रिड होगा, उसको माइनस कर दो तो बाकी सब हल्के ही डीएनए तो मिलेंगे। 2 को माइनस कर दो तो बाकी जो भी मिलेंगे वो सब हल्के ही तो मिलेंगे। क्लियर? हाँ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, एनसीईआरटी बीच बीच में क्वेश्चन दागता है, एनसीईआरटी में बीच बीच में क्वेश्चन दागता है, आपको याद होगा। किसी के पास एनसीईआरटी तो अभी देख लो, नहीं तो फिर आप घर पे आराम से देखना बाद में क्लास के बाद। बीच बीच में अपनी बातें आधे अधूरे नहीं करने हमें। पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 में यहां पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स। 80 मिनट के लिए बैक्टीरिया को डिवाइड करा गया है। तो फिर आप बताइए लाइट और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शंस के बारे में। लाइट और हाइब्रिड डीएनए का आपको रेशियो बताना है, लाइट और हाइब्रिड का प्रोपोर्शन बताना है। बता सकते हो? आसान है। आपको इतना बता दिया, 80 मिनट के बाद सवाल पूछा है तो 80 मिनट का मतलब 20 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक बैक्टीरिया का डिवीजन टाइम 20 मिनट्स होता है। तो टोटल कितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड हो चुका होगा? 4, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? 4। अब n का वैल्यू 4 हो गया तो टोटल डीएनए कितना हो जाएगा बेटा? 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 डीएनए। टोटल 16 होगा ना? टोटल 16। और मैंने क्या बोला था? फिक्स होगा। क्या चीज फिक्स होगा? हाइब्रिड 2 की संख्या में ही मिलेगा, तो हाइब्रिड तो फिक्स हो गया। और लाइट डीएनए को आप क्या कह दोगे? 16 में से 2 घटा दो, 14, तो 14:2 हो जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 7:1। क्लियर है बेटा? ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दागा है। अब आपको किसी भी जनरेशन के बारे में पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? किसी भी जनरेशन के बारे में पूछा जाए सॉल्व कर लोगे? देखो मैंने एक फॉर्मूला भी तैयार कर दिया बेटा आपके लिए। क्लियर? मैं क्वेश्चन दूंगा 2-3 होमवर्क, आपको सॉल्व करना है, डिस्कशन करेंगे अपन बाद में। वेरी सिंपल। ओके अदिति, वेरी गुड। ये बहुत सही फॉर्मूला है। हाँ मलका बेटा, इस फॉर्मूले को मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड जानबूझ करके ऐड करके आपके लिए एक जो है जनरलाइज दे दिया, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। 2-3 क्वेश्चन आपको देंगे और अपन जो है डिस्कशन करेंगे बाद में उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर रहा हूं बेटा। सिमिलरली जिस तरह का एक्सपेरिमेंट, सिमिलरली जिस तरह से मिसेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी तरह का एक्सपेरिमेंट कराया गया था टेलर एट ऑल। एट ऑल का मतलब क्या होता है बेटा? एट ऑल एट ऑल का मतलब होता है कि एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स। एंड अदर्स ये साइंटिफिक लिखने का तरीका होता है। एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स। जब हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च पेपर वगैरह जो होता है, तो जो मेन साइंटिस्ट होता है उसका पहले नाम लिख देते हैं, और एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स, यानी कि टेलर और कुछ इनके सहयोगी साइंटिस्ट, है ना? उनके सहयोगी साइंटिस्ट, कुछ लोग मिलकर के काम करते हैं, है ना? बहुत सारे लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, तो जो मेन पर्सन होता है उसका नाम लिख करके आगे वाले वर्कर्स को एट ऑल से दिखा देते हैं साइंटिफिक तरीके से। अब जो है टेलर ने और उनके साथियों ने या उनके वर्कर्स ने विक्सिया फाबा प्लांट पर काम किया था। किस पर काम किया था बेटा? विक्सिया फाबा प्लांट पर। तो जरा बताना, मिसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट किस पर था? मिसेल्सन और स्टाल का एक्सपेरिमेंट किस पर था? ई कोलाई पर, यानी प्रोकैरियोट पर। और टेलर का एक्सपेरिमेंट किस पर था? टेलर का एक्सपेरिमेंट किस पर था? विक्सिया फावा यानी यूकैरियोट पर। अब आपके रेस में क्वेश्चन दिया हुआ है जो कई पूछते हैं मुझसे, बहुत सब पूछते हैं कि क्रोमोजोमल लेवल पर किसने ये प्रूव किया, या यूकैरियोट में किसने ये प्रूव किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है? टेलर ने। प्रोकैरियोट बोला जाए तो उसमें क्रोमोसोम होता है क्या? प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम होता है क्या? नहीं होता ना। हिस्टोन है ही नहीं तो अपन क्रोमोसोम भी नहीं बोलते, निक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है ना? तो टेलर ने क्रोमोसोमल लेवल पर सिमिलर एक्सपेरिमेंट कराया था। बस फर्क क्या था कि इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया था इन्होंने। हाँ वेलकम बेटा निष्ठा, वेरी गुड, है ना? तो यहां पर रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट का यूज किया था। अब आपको मालूम है थाइमिडीन, सबसे पहले मिसेल्सन और स्टाल ने दिया, फिर उसके जस्ट बाद
टेलर ने यूकैरियोट में प्रूव किया विक्सिया फाबा प्लांट पर, और आपको पता है थाइमिडीन क्या होता है ना। और उस थाइमिडीन में जो हाइड्रोजन होता है ना, जहां जहां वहां वहां हाइड्रोजन इन्होंने ट्राइटियम को यूज किया था। जहां जहां हाइड्रोजन होगा वो क्या यूज किया इन्होंने, ट्राइटियम। ट्राइटियम मालूम है 1H3 होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने खूब, ठीक है ना। तो ट्राइटियम का यूज किया था। तो क्या मिसेल्सन और एस्टॉल ने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया था, नहीं। क्या टेलर ने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया था, हाँ। बस फर्क इतना है, एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सेम है। किसी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करके सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किया था, और किसी ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं यूज करके हेवी आइसोटोप को यूज करके जो है सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किया था। अब सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये बैंड पैटर्न फॉलो नहीं होता। सेमी कंजर्वेटिव है तभी तो ये बैंड मिला बेटा, जो कि फर्स्ट जनरेशन में आपको मालूम है हाइब्रिड डीएनए आना चाहिए तो बीच में बैंड आना चाहिए। सेकंड जनरेशन में एक आना चाहिए बीच में हाइब्रिड डीएनए, और एक आना चाहिए जो है बैंड लाइट डीएनए। समझ में आ रही बात। तो ये बैंड एक्सप्लेन कर रही है अपने आप में कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे है, सेमी कंजर्वेटिव। आप देख रहे हो, तो इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव को प्रूव किया बैंड पैटर्न को देख करके, जो कि फर्स्ट जनरेशन के बाद एंड सेकंड प्लेट के फर्स्ट जनरेशन के बाद उनको डीएनए के बैंड बीच में मिले। अब जरा खुद सोचो कि डीएनए के बैंड जब बीच में मिले होंगे, जब डीएनए के बैंड बीच में मिले होंगे यानी हाइब्रिड डीएनए बना होगा। जब डीएनए का पैटर्न बीच में जब मिला, बैंड जब बीच में मिला, इसका मतलब हाइब्रिड डीएनए बना होगा। और जब हाइब्रिड डीएनए बना होगा इसका मतलब तय है कि सेमी कंजर्वेटिव ही हुआ होगा, ठीक है। तो अपने क्या किए, N14 वाले मीडियम में हमने सेकंड प्लेट पर ट्रांसफर कर दिया। फर्स्ट प्लेट का काम क्या था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। निष्ठा बेटा, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब इतना है, एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना, एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना। अब आइए एक बार फटाफट मैं रिवाइज करा दूं जो भी बात किया मैंने। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया दिखा दूं मैं आपको एक बार फटाफट फटाफट। ये देखो बेटा, पहला प्लेट लिया गया, पहले प्लेट पे क्या किया गया, यहां पर पहले प्लेट पर ई कोलाई को रखा और ई कोलाई को रख करके डिवाइड करा दिया। अब जरूर सोचो कि पहले प्लेट पर N15 मीडियम है, तो जितने भी बैक्टीरिया अभी बने हैं नए नए कल्चर प्लेट फर्स्ट पर, तो सभी N15 वाले बन जाएंगे, ठीक है। कल्चर प्लेट फर्स्ट पर सब N15 वाले बन जाएंगे। उसके बाद से बैक्टीरिया को उठाकर ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, देखो N15 वाले को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब N15 वाले बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया गया है N14 वाले मीडियम में। अब N14 वाले मीडियम में जब ट्रांसफर कर दोगे सेकंड प्लेट पर, तो क्या हुआ होगा, आपको पता है कि एक बैक्टीरिया से 2 बार डिवाइड हुआ होगा, और एक बैक्टीरिया से 2 बार डिवाइड हुआ होगा तो 2 बार रेप्लिकेट हुआ होगा। लेकिन सेकंड प्लेट पर कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन कैसा है, N14। तो आपको पता है कि जो भी चीजें खाने पीने में होती हैं उसी का यूज होकर नया बनता है, तो एक ओल्ड डीएनए के ऊपर एक नया डीएनए बनेगा। तो जरा देखो 20 मिनट के बाद जब आप एनालिसिस करोगे तो बैक्टीरिया 1 से 2 हो चुका होगा, तो 2 बार रेप्लिकेट भी कर चुका होगा। तो पुराना डीएनए तो N15 है, पुराना डीएनए तो N15 है, लेकिन सेकंड प्लेट पर मीडियम क्या है, N14। तो अब जो भी सेकंड प्लेट पर नया नया स्ट्रैंड बनेगा सब N14 वाला ही बनेगा। ये देखो N14 और ये बन गया N14, हाइब्रिड ही बना। अब मान लो इसी सेकंड प्लेट पर, इसी प्लेट पर, इसी प्लेट पर 40 मिनट के बाद स्टडी करते, तो लाल वाला तो बेटा जो पुराना जो 2 स्ट्रैंड था वो तो 2 ही रह जाएगा ना, बार बार नया कौन सा सिंथेसाइज होगा, N14 वाला ही होगा ना, है कि नहीं। बार बार N14 वाला ही सिंथेसाइज होगा, जो कि यहां पर कल्चर मीडियम में N14 रखा हुआ है। बस यही बात हमने किया था कि आपको यहां पर चीजें नजर आ जाएंगी। और ये एक बार मैंने बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला आपको बना करके दिखाया है। ये फॉर्मूला अगर ध्यान होगा तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मैंने कहा सेकंड प्लेट पर सिर्फ हाइब्रिड डीएनए के मॉलिक्यूल 2 ही होंगे, उसके बाद सब लाइट डीएनए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि लाल वाला डीएनए तो बेटा 2 ही होगा ना, ठीक है। नहीं बेटा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा,
ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में देखना थोड़ा लैंग्वेज अलग किया गया है। लाइट डीएनए वाज अलाउड टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम। अभी लाइट डीएनए को ये क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया गया है। टेलर वाले का एक्सपेरिमेंट मानकर चलें, आप कहें सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, समझें सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, बस इतना कि टेलर ने रेडियो एक्टिव जो है स्ट्रैंड यूज किया था। चलें सॉल्यूशन देखें। यहां देखो शुरुआत N14 से हो रही है, जबकि मिसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में शुरुआत कहां से होती थी? N15 से, क्योंकि मिसेल्सन और स्टाल ने पहले N15 बनाकर तैयार कर दिया था, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज, अब क्वेश्चन तो बेटा जैसा बोलेगा हम वैसा चलेंगे। सिचुएशन थोड़ा चेंज कर दिया गया है, सिचुएशन थोड़ा चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन में। और अगर कोई भी क्वेश्चन में लैंग्वेज मेंशन ना हो कि मीडियम कैसा लिया कैसा नहीं लिया, तो आपको बिल्कुल मिसेल्सन और स्टाल के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, है ना। अगर मीडियम मेंशन नहीं किया जाए तो मिसेल्सन और स्टाल के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। चलें आगे बढ़े। अब जरा देखो, फर्स्ट जनरेशन में 20 मिनट्स के बाद अमोनियम क्लोराइड पर रखोगे, तो अब आप बताओ 20 मिनट के बाद जब आप कैलकुलेट करोगे तो पुराना स्ट्रैंड तो बेटा कैसा है? N14, और नया स्ट्रैंड बना कौन सा? N15। हाइब्रिड डीएनए मिल जाएंगे, ठीक है, दूसरा भी हाइब्रिड डीएनए। अब 60 मिनट के बाद बात करेंगे, 40 मिनट के बाद देखोगे तो हमेशा जो भी अब नया नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो सब N15 वाला ही सिंथेसाइज होगा, क्योंकि मीडियम में कैसा यूज किया गया है? सेकंड प्लेट अब N15 का ले लिया गया है, सेकंड प्लेट N15 का ले लिया गया है। तो अब आप देख सकते हो ये बना 40 मिनट के बाद, पुराने के ऊपर नया स्ट्रैंड बनाना है, बस इतनी सी बात है। फिर 60 मिनट के बाद देखोगे तो आप बोल सकते हो टोटल डीएनए 8 मिलेगा, टोटल डीएनए 8 मिलेगा भाई 60 मिनट के बाद। इतनी तो बात क्लियर हो गई। और आपको इतना पता है कि हाइब्रिड डीएनए तो फिक्स होगा, हाइब्रिड डीएनए तो फिक्स होगा, कितना? 2, हाइब्रिड डीएनए 2 ही होगा। लेकिन सेकंड प्लेट में मिसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में N14 हुआ करता था, इसलिए बाकी सब N14 वाले मिलते थे। लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, सेकंड प्लेट में क्या ले लिया है? हेवी आइसोटोप, यानी कि यहां पर 6 डीएनए जो मिलेंगे वो होंगे हेवी। क्लियर? ऑल क्लियर? हाँ स्वप्निल आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। क्लियर है ना? परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए 0, परसेंटेज ऑफ हेवी डीएनए तो 2 बटा हाइब्रिड डीएनए 2/8 गुणे 25%, और हेवी डीएनए 75%। मैक्सिमम के आंसर सही आए हैं, मैक्सिमम के आंसर सही आए हैं, ठीक है। फॉर्मूला से हो जाएगा बेटा सौम्या, लेकिन यहां पर थोड़ा सिचुएशन रिवर्स कर दिया। मिसेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में सेकंड प्लेट N14 का था, जबकि ये क्वेश्चन N15 का कह दिया है, ठीक है ना। रिश्ता वही सोच नहीं, कृष्ण कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात, रिश्ता वही है बस सोच नहीं है। चलें आगे आइए, ये क्वेश्चन है होमवर्क, ठीक है, या सॉल्व करोगे इसको? सॉल्व करोगे? चलो ये सॉल्व कर लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन को होमवर्क दे देंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको होमवर्क दे देंगे। चलो इसको भी सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन को होमवर्क दे देंगे अपन। करें बेटा इसको सॉल्व, अच्छे से सॉल्व करना बेटा, अच्छे से सॉल्व करें। हाँ आइए देखा जाए, कईयों के आंसर आ गए। ये बेटा हाइब्रिड डीएनए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में जो बोले हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, और कुछ ना बोले क्वेश्चन में तो हमें मिसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। E. coli with hybrid DNA was allowed to grow in a culture medium containing light isotope, यानी कि यहां पर शुरुआत हाइब्रिड से की जा रही है। अब जब लाइट आइसोटोप पर रखोगे तो इतना समझना आपको क्या करना है कि भाई एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया बनाना है, यही तो करना है। तो ये देखो लाल वाले स्ट्रैंड को अलग कर दिया, और ये देखो यहाँ पर काले वाले स्ट्रैंड को अलग कर दिया, इन दोनों स्ट्रैंड को मैंने अलग कर दिया।
अब नया स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज करोगे तो नया स्ट्रैंड क्या होगा, एक पुराने के सामने नया बनेगा, बस इतना ही तो करना है। अब पुराने के सामने नया बनाना है तो नया कौन सा बनेगा, मीडियम में जो होगा वही तो बनेगा। और लाइट आइसोटोप है तो देखो N14 वाला यहां बन जाएगा और यहां भी लाल वाले के सामने एक N14 बन जाएगा। ब्लैक वाले को N14 से दिखा रहे हैं, रेड वाले को N15 से दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट जनरेशन का होगा। सेकेंड जनरेशन के बाद क्या होगा बेटा, सेकेंड जनरेशन के बाद आप कह सकते हो कि अब ये जो दो डीएनए, इन दोनों डीएनए के चारों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दो। तो यहां पर दो डीएनए ब्लैक दिख रहा है, यहां पर एक डीएनए का स्ट्रैंड ब्लैक दिख रहा है, यहां पर एक लाल दिख रहा है, चारों स्ट्रैंड को अलग अलग कर दो। तो ये देखो एक काला लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहां पर एक लाल स्ट्रैंड ले लेंगे। बस यही तो करना, डंडे ही तो खींचने, और क्या है। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है कि चारों पुराने स्ट्रैंड को हमने अलग कर दिया, पुराने के सामने नया करना है। अब चारों को हमने नया सिंथेसाइज करना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें नया जो सिंथेसाइज करना है वो लाइट आइसोटोप सिंथेसाइज करेंगे। क्लियर। तो हाइब्रिड डीएनए तो बेटा देखो क्या क्या रह गया, एक रह गया, बाकी यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों लाइट डीएनए बन जाएंगे। आ गया सर, ओके वेरी गुड। स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं होगा तो बेटा बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर मिसेल्सन और स्टाल के अकॉर्डिंग आता है, अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिसेल्सन और स्टाल के अकॉर्डिंग आता है तो फॉर्मूला तैयार करके मैंने दे दिया है। लेकिन कभी हो सकता है कि भूले से सिचुएशन बदल सकता है मीडियम का, और जब भूले से सिचुएशन बदल सकता है तो थोड़े डंडे बना करके कर लेना। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल। हाँ मन बेटा, इट्स वेरी सिंपल, आई नो, बट एनीवेज हमें समझना चाहिए इन बातों को। चलिए आइए अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखा जाए। तो आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के बाद ये सिचुएशन आएगा और यहाँ पर एक हाइब्रिड डीएनए और बाकी सभी लाइट डीएनए बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल डीएनए 4, लाइट डीएनए 3, हाइब्रिड डीएनए 1। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ लाइट डीएनए 3/4 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 100, 75%। हाइब्रिड डीएनए 1/4 जो कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25%। हाँ प्रिया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यांश डन, ओके दिव्या वेरी गुड। प्रियांशु इजी है सर, ओके आगे प्रोसीड करें बेटा। डन, याशिका वेरी गुड। ठीक है, ओके। हेवी डीएनए 0%। ये क्वेश्चन एक होमवर्क दे दूं या इसको भी सॉल्व कर दूं, कर लोगे ना, होमवर्क तो दे दूं, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, एक ही चीज को क्या बार बार करना है अपने को। मैंने सोचा था 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, एक क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन 2 करा दिया, एक होमवर्क दे दिया। सॉल्यूशन भी है यहाँ पर, इसको अपन डिस्कशन कर लेंगे बाद में। ठीक है, इसको अपन डिस्कशन कर लेंगे बाद में। ठीक है, चलें बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अब बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन। अभी हमने क्या बताया, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब बस इतना है बेटा, एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस कराना, बस इतना है, एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करना। इसको मिसेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था सबसे पहले ई कोलाई में। और वहां पर मिसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने सभी डीएनए को N15 बना दिया था बैक्टीरिया के अंदर, और फिर उन बैक्टीरिया को दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर करा करके, दूसरे कल्चर प्लेट पर ट्रांसफर करा करके, उस दूसरे कल्चर प्लेट से थोड़े थोड़े वक्त पर रीडिंग लेते रहे। 20 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद, दूसरे प्लेट से 60 मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद। अब जरा खुद दिमाग लगा लो कि भाई दूसरे प्लेट पर तो मीडियम N14 है, तो बेटा बार बार तो N14 वाला ही तो स्टैंड बनेगा। लेकिन अब आप मिसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को समझ चुके हो, वो एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट था मिसेल्सन और स्टॉल का। लेकिन कभी क्वेश्चन घुमा करके भी तो दिया जा सकता है, मीडियम चेंज कर दिया जाए, इनिशियल लेवल पर बैक्टीरिया को चेंज कर दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन जो कराया है वो थोड़े से सिचुएशन को पलट कर कराया है, मिसेल्सन और स्टॉल से हट करके कराया है। लेकिन 99.99% चांस है कि अगर क्वेश्चन आता है तो मिसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही आएगा। लेकिन हमें तो थोड़े से और भी चीजें पता होनी चाहिए, अपन एलन में पढ़ रहे हैं तो कुछ तो अपने को ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
तो ज्यादा संभावनाएं हैं कि मिसेसन और स्टॉल के ऊपर ही अपने आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और आंसर भी जाएंगे। लेकिन कभी भूले भटके ऐसी परिस्थिति भी बन जाए तो अपन तैयार तो रहें कि कोई सिचुएशन अगर अलग आ जाए तो वी नो हाउ टू डील विथ इट। ठीक है, चलें आइए बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करते हैं, मैकेनिज्म। अच्छा, साकेत पूछ रहे हैं सर ट्रांसडक्शन क्या है? बेटा ट्रांसडक्शन आप पढ़े होंगे प्लांट डाइवर्सिटी में, जब वायरस जेनेटिक मटेरियल किसी होस्ट सेल यानी ई कोलाई सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर दे, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, जैसे हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था ना बेटा, हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, उसमें वायरस का इस्तेमाल किया गया था ना ई कोलाई पर, तो ट्रांसडक्शन के बेसिस पर थी बातें। ठीक है, आइए मैकेनिज्म में बात करते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या है बेटा कि डीएनए का अब रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होगा। तो डीएनए में कैसे रेप्लिकेशन होगा बेटा, ध्यान से सुनना। आपको बताया गया एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना है, एक पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाना है। अब सबसे पहले क्या करना है, दोनों स्ट्रैंड को पहले अलग तो करना होगा ना, दोनों स्ट्रैंड को अलग तो करना होगा, और इन्हीं को कहते हैं अनवाइंडिंग। क्या कहते हैं बेटा, अनवाइंडिंग या अनजिपिंग। अनवाइंडिंग या अनजिपिंग, डीएनए के जब दोनों स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है तो उसको खोलना कहलाएगा अनजिपिंग या अनवाइंडिंग। सुलझाना यानी खोलना, ठीक है, सेपरेट करना। तो अब जरा देखें कि यहां पर किस तरह से प्रोसेस होगा। ये मान लो बेटा डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, लेकिन बात क्या होती है बेटा यहां पर कि ऐसा नहीं है कि डीएनए में जहां से मर्जी पड़े वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को काटना शुरू कर दो। डीएनए डीएनए स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको काटना है, इसको कहते हैं अनवाइंडिंग। अब ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी पड़े वहां से आप अनवाइंडिंग शुरू कर दोगे। डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट होता है, डीएनए में एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है, एक विशेष स्थल होता है, और वहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड को काटा जाता है, और उस साइट को कहते हैं ओराई साइट। ओराई साइट का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां होगा वहीं से ही हाइड्रोजन बॉन्ड कट किया जाएगा। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट नहीं होगा तो आपको वहां से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कट कर सकते। अब बात ये आती है कि भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में कुछ तो खास बात होगी जो और डीएनए से अलग होगा। तो यहां पर खास बात क्या होता है बेटा, यहां पर होता है एटी रिच, एटी रिच कंडीशन। अब जरा बताओ कि जीसी रिच होगा तो वहां पर डीएनए को खोलना आसान होगा, या एटी रिच होगा वहां से डीएनए को खोलना आसान होगा? एटी रिच होगा वहां से खोलना आसान होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट एक ऐसा साइट है जहां एटी बहुत ज्यादा होता है, और वहीं पर एंजाइम आकर अटैक करता है, और वहां पर एंजाइम आकर अटैक करता है जिस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज, क्योंकि यहां पर अब डीएनए हेलिकेज क्या करने वाला है जरा समझेंगे। ये डीएनए हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है, लेकिन डीएनए हेलिकेज को काम करने के लिए बेटा मैग्नीशियम +2 चाहिए होता है एज अ कोफैक्टर। पढ़ रखे होगे आपने कोफैक्टर क्या होता है। कुछ एंजाइम के काम करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे मैग्नीशियम +2 की जरूरतें महसूस होती हैं। ठीक है, अब ये मेन एंजाइम फॉर अनवाइंडिंग है। अनवाइंडिंग यानी अनजिपिंग यानी डीएनए स्ट्रैंड को खोलने के लिए मेन एंजाइम होता है। अब ये क्या करेगा बेटा, ध्यान से सुनना। देखें यहां पर ओराई साइट पर हेलिकेज एंजाइम आया है। अब क्या करने वाला है, एक हेलिकेज इधर चल रहा है, एक हेलिकेज इधर चल रहा है, एक हेलिकेज इधर। हाँ वीरेश्वर, एटी से ही खोलना आसान होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कम होगा ना बेटा, तो खोलना आसान होगा ना। एटी के बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो एटी को खोलना आसान होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां पर एक हेलिकेज इधर चलेगा, एक हेलिकेज इधर चलेगा, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन 2 डायरेक्शन में चलेंगे, यानी डीएनए रेप्लिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल।
डीएनए रेप्लिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल, ध्यान रहे डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, एक इधर और एक इधर। अब क्या होगा बेटा, यहां ध्यान से सुनना, एक हेलिकेज एंजाइम इधर चलेगा, एक हेलिकेज एंजाइम इधर चलेगा। अब मालूम पड़े कि इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड कट करते जाओ और फिर से पीछे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाए, आगे से आप हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करते जाओ और पीछे से फिर से रिफॉर्मेशन होने लग जाए हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर कुछ तो करना पड़ेगा व्यवस्था कि डीएनए खुला ही रहे। तो इसके लिए आता है बेटा एक प्रोटीन जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये देखो चारों तरफ घिर गया है, जो ग्रीन कलर से दिखाया है इसको हमने क्या कह दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन ये स्ट्रैंड को खींचकर अलग ही रखता है, इसको पास नहीं आने देता, खींचकर जोर से अलग ही रखता है। तो जरा सोचो कि कोई खींच करके अलग रख रहा है तो पास आ कैसे सकता है? जब पास आ नहीं सकता तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन नहीं सकता। ये दो का काम समझ में आया। हेलिकेज का काम क्या है बेटा, हेलिकेज का काम है दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना। तो एक हेलिकेज इधर चलेगा, एक हेलिकेज इधर चलेगा। अरे बेटा मैग्नीशियम +2 चाहिए होता है सौम्या बेटा इस एंजाइम को काम करने के लिए, डीएनए हेलिकेज के लिए। एंजाइम के काम करने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं, वो मैग्नीशियम +2 होता है तभी डीएनए हेलिकेज काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं यहां पर सुनो, हेलिकेज एक तो इधर चला और एक तो इधर चला, ये बात समझ में आ गई। हेलिकेज एक इधर चलेगा और एक इधर, और दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता चला जाएगा। ठीक है, अब मालूम पड़े कि ये हेलिकेज एंजाइम इधर चलता जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता जाए और दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया फिर पीछे से। मान लो ये इधर कट करता जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को और पीछे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाए, पीछे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाए। तो इस समस्या का समाधान भी तो निकालना है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड काटा है अभी उसको पकड़कर अलग ही रखता है, खींच करके रखता है अलग। अब जरा सोचो जब खींच करके जोर से अलग रखेगा तो ये कभी पास में आ ही नहीं सकता, यानी रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? ये दो का काम तो क्लियर हो गया। लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड दम लगा रहे होंगे पास में आने के लिए, ये दोनों स्ट्रैंड पास में आने के लिए दम लगा रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन होगा लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहेगा अच्छा तू जाएगा, देखता हूं तू कैसे जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन खींच करके रखेगा। तो क्या बेटा स्ट्रैंड पर तनाव आएगा क्या, कोई टेंशन आएगा क्या स्ट्रैंड पे? हाइड्रोजन बॉन्ड इज विलिंग टू कम टुगेदर, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड चाह रहा आ जाए पास में, ये दोनों स्ट्रैंड इज ट्राइंग हार्ड टू कम क्लोजर, लेकिन कह रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन खींच करके रखा है। जरा सा आप सोचना, आप सोचना, आप कोई जमीन, आप किसी पोजीशन पर हो, आप किसी पोजीशन पर हो और आप वहां से मूव करना चाह रहे हो और आपको पकड़ लिया जाए जोर से, तो बेटा कुछ तो टेंशन आएगा ना, कुछ तो फोर्स जनरेट होगा ना, स्ट्रेन डेवलप होगा, तनाव जनरेट होगा, है कि नहीं? अब यहां पर स्ट्रैंड में तनाव आएगा, अब तनाव आने की वजह से आगे के जो डीएनए होते हैं वो थोड़े और उलझ जाते हैं। ये देखो थोड़े और उलझ जाते हैं, थोड़े और उलझ जाते हैं। अब डीएनए तो ऑलरेडी क्वाइल होता है, डीएनए तो ऑलरेडी क्वाइल होता है, और ज्यादा क्वाइल हो जाना इसको कहते हैं सुपर क्वाइल। डीएनए तो क्वाइल होता ही है, हेलिकली क्वाइल्ड होता है, वो और ज्यादा क्वाइल्ड हो जाए इसको क्या कहते हैं हम, सुपर क्वाइलिंग। तो अब यहां पर क्या करना होगा, इस सुपर क्वाइलिंग को रिलीज करना है। सुपर क्वाइलिंग को रिलीज करने के लिए आता है एक एंजाइम, देखो यहां पर एक एंजाइम दिखाया है पिंक कलर से, जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज, जो कि क्या करता है, सुपर क्वाइलिंग को रोकता है। टोपोआइसोमरेज इज आल्सो एंजाइम, topoisomerase is also an enzyme which is doing what, prevent super coiling, जो कि सुपर क्वाइलिंग को प्रिवेंट करेगा। कैसे प्रिवेंट करेगा अभी बताऊंगा मैं। तो यहां पर देखो ये क्या करता है टोपोआइसोमरेज, देखो यहां पर भी आ गया है, इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, दोनों साइड में, दोनों साइड में यहां पर टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, ये यहां पर सुपर क्वाइलिंग को रोकता है। अब जरा देखना यहां पर क्या करता है टोपोआइसोमरेज, ये टोपोआइसोमरेज क्रिएट
टेम्पोररी कट ऑन वन स्ट्रैंड। ये दोनों स्ट्रैंड को कट नहीं करता है, ये एक ही स्ट्रैंड को कट करता है, एक ही स्ट्रैंड को निकिंग करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो इस स्ट्रैंड को, एक स्ट्रैंड को कट कर दिया, बस इस एक स्ट्रैंड को कट कर दिया, तो इसके आगे वाले डीएनए जो होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। यहां को कट कर दिया जाए तो आगे वाले डीएनए क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर दोनों स्ट्रैंड को क्यों नहीं काटते। भाई जरा सोचो, दोनों स्ट्रैंड को काट दोगे तो फिर डीएनए के बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे, फिर जोड़ते फिरेंगे अपन, बहुत टाइम लग जाएगा, बड़ी मुश्किल आ जाएगी, समस्या आ जाएगी सेल के अंदर। अगर आप जगह जगह टुकड़े बनाते रह जाओगे तो फिर जोड़ोगे कैसे, बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे। अब कौन सा टुकड़ा किससे जोड़ना है, अपने आप में पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। इसीलिए ये क्या करता है, टोपो आइसोमरेज एक ही स्ट्रैंड पर निकिंग करता है, एक ही स्ट्रैंड पर। निकिंग का मतलब, कट का मतलब एक निकिंग भी होता है, कट का मतलब निक भी कहते हैं। कट के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, निक। फिर से समझाता हूं, फिर से क्या हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होगा, और उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर आता है सबसे पहले कौन सा एंजाइम, जल्दी बताओ आप, रिवाइज भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम अटैक करेगा, डीएनए हेलिकेज, या हेलिकेज भी कह सकते हैं। ठीक है, डीएनए हेलिकेज, इसके और भी नाम भी दिए जाते हैं बेटा, डीएनए हेलिकेज के, डीएनए हेलिकेज के कहते हैं अनवाइंडेज के नाम से भी जानते हैं, डीएनए हेलिकेज को और भी नाम से जानते हैं, कहते हैं स्वीविलेज। तो ये हेलिकेज के अलग अलग नाम है, डीएनए हेलिकेज, स्वीविलेज या अनवाइंडेज, बस नाम है। ये क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करते हैं। अब जैसे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करेंगे तो एक समस्या आ जाती, एक जो है समस्या आ जाती कि दोबारा से दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के रीफॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के रीफॉर्मेशन के लिए कौन आता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन आप खुद सोचो, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन तो खींच करके इसको अलग रखा है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड आपस में पास में आने की कोशिश तो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन जो है, तो वो कोशिश तो कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लें, लेकिन बनाने नहीं दिया जा रहा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू। तो स्ट्रैंड पर तनाव आएगा, टेंशन आएगी। ठीक है, अब ये टेंशन को रिलीज करना है। अब ये टेंशन अगर आएगा तो टेंशन आने की वजह से डीएनए में सुपर क्वाइलिंग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करूं, आपने लैंडलाइन फोन देखा है क्या बेटा, सुपर क्वाइलिंग को समझाओ तो, लैंडलाइन फोन, लैंडलाइन फोन, और वहां पर आपको याद होगा कि कुछ कुछ घूमे हुए वायर होता है ना, वायर जिसको अपन फोन से बात करते हैं ना, वायर होता है, उसको एक बार क्या करना, आप उसको खींचना और फिर छोड़ देना, तो उलझा डीएनए और उलझ जाता है ना, उलझा डीएनए और उलझ जाता है, उसको कहते हैं बेटा सुपर क्वाइलिंग। जो करली ऐसे स्पाइरली जो वायर होता है ना, तो उसको खींच करके छोड़ दोगे तो वो तो और ज्यादा उलझ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर सुपर क्वाइलिंग को क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कौन आता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, मैं आपसे एक बात करूं, जरा बताओ बेटा, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम एक ही स्ट्रैंड को काटता है या दोनों स्ट्रैंड को काटता है, एक ही स्ट्रैंड को कट करता है। लेकिन मैंने बोला है टेम्पररी कट, यानी कि ये क्या कट परमानेंट हमेशा कटा ही रहेगा क्या, नहीं, ये फिर से जुड़ता भी है। टेम्पररी लिखा है यानी कि कट लगा है फिर जुड़ता भी है। तो बाद में जाकर के क्या होता है कि ये जो एंजाइम ने कट किया है, यही एंजाइम टोपो आइसोमेरेज ही जोड़ भी देता है बाद में। टोपो आइसोमेरेज कट करके वहीं खड़ा रहता है और फिर बाद में जोड़ भी देता है, यानी कि यहां पर टोपो आइसोमेरेज ने ही एक स्ट्रैंड को कट भी किया है और टोपो आइसोमेरेज ने ही जोड़ा भी है। ठीक है, एक स्ट्रैंड कट करेगा
तो डीएनए के रेप्लिकेशन के आगे ही आगे टोपोआइसोमेरेज कहीं कट कर देगा और फिर जो है उसको बाद में जोड़ करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये रहा बेटा यहां पर अपना डायग्राम। अब जैसे मैं आपको एक चीज यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर जो बात कहने जा रहा हूं बेटा, यहां पर देखो एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। देख रहे हो क्या, यहां पर एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको कहते हैं फॉर्क। तो एक वाई शेप स्ट्रक्चर तो इधर बना है और एक वाई शेप स्ट्रक्चर इधर बना है। ठीक है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर इधर बना है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर इधर बना है। देख रहे हो यहां पर, ये देखो वाई शेप स्ट्रक्चर, ये देखो वाई शेप स्ट्रक्चर। तो एक तो इधर बन गया वाई शेप स्ट्रक्चर और एक तो इधर बन गया वाई शेप स्ट्रक्चर, दोनों डायरेक्शन में वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। एक वाई शेप स्ट्रक्चर को, एक वाई शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं फॉर्क, जो कि एक स्मॉल ओपनिंग से आती है। देख रहे हो छोटा सा ओपनिंग है ना बेटा, यहां पर एक छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है ना, इसकी वजह से एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। एक छोटे से ओपनिंग बन जाने की वजह से एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसी को कहते हैं फॉर्क। तो जरा बताना, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से टोटल कितने फॉर्क बने? एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से टोटल कितने फॉर्क बने? 2 फॉर्क, एक तो इधर और एक तो इधर। यानी कि डीएनए के रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल है, एक फॉर्क इधर चलेगा, एक फॉर्क इधर चलेगा। मैं आपको बेटा एक फॉर्क के बेसिस पर ही बातें समझाऊंगा, एक फॉर्क को बेसिस मान करके मैं आपको डीएनए के रेप्लिकेशन को समझाऊंगा। जिस तरह से इधर फर्स्ट हाफ में चलेगा प्रोसेस, उसी तरह से अनदर सेकेंड हाफ में चलेगा। देखो यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया गया है, इमेजिनरी लाइन। एक इधर फॉर्क बन रहा है और एक इधर फॉर्क बन रहा है, तो बाई डायरेक्शनल होगा रेप्लिकेशन। लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जिस तरह से कहानी एक तरफ चलेगी उसी तरह से कहानी दूसरे तरफ चलेगी। ठीक है, क्लियर? ये वाई शेप स्ट्रक्चर तो समझ में आया है ना? चलिए आगे आइए बेटा, यहां पर अब यहां पर अनजिपिंग के लिए जो मैंने आपको बात समझाया है उसी का थ्योरी यहां पर लिखा हुआ है। देखें, अनजिपिंग के लिए द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट्स एट अ सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझाया था अभी मैंने, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई शॉर्ट में भी बोलते हैं। यहां पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम आकर अटैक करता है? डीएनए हेलिकेज। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में आपको डीएनए पता है क्या बेटा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है ना प्रोकैरियोट्स में। तो ये देखो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अब क्या होता है कि प्रोकैरियोट में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल एक ही होता है, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है यहां पर। यानी कि प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही जगह से स्टार्ट होगा या कई जगह से स्टार्ट होगा? प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही जगह से स्टार्ट होगा। लेकिन एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से फॉर्क कितने बनते हैं? 2 बनते हैं ना। एक वाई शेप स्ट्रक्चर यहां बनेगा जब अनवाइंडिंग करा दोगे तो, और एक वाई शेप स्ट्रक्चर इसके नीचे बनेगा। और इमेजिनरी लाइन से इसको कट कर दिया जाए तो एक फॉर्क का रेप्लिकेशन इधर चलेगा, एक फॉर्क का रेप्लिकेशन इधर चलेगा, बाई डायरेक्शनल। क्योंकि जब आप अनवाइंडिंग कर देते हो तो छोटी सी ओपनिंग बन जाती है ना, तो उस ओपनिंग के बनने की वजह से एक वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको फॉर्क के नाम से जानते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ध्यान रखना, यहां से सवाल बनता है, केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यूकैरियोट्स में मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। अब यूकैरियोट में क्या होगा बेटा, यहां पर यूकैरियोट में आपको बताया जाए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए। आपको पता है कि यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड
लीनियर डीएनए होता है। अब डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है और वहां पर जगह जगह पर ओराई होता है। ये देखो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये देखो दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये देखो तीसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और हर ओराई से रेप्लिकेशन कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल। हर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से कैसा होगा? बाई डायरेक्शनल, क्योंकि एक फॉर्क ऊपर बनेगा, एक फॉर्क नीचे बनेगा, है ना। तो डीएनए का रेप्लिकेशन यूकैरियोट में भी बाई डायरेक्शनल मान करके चलेंगे, क्योंकि एक रेप्लिकेशन ऊपर चलेगा और एक तो नीचे चलेगा। ठीक है, तो आपको नजर आता है यहाँ पर मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट। अब बात ये आती है कि यूकैरियोट में बहुत सारे ओराई की जरूरत क्यों बनी? यूकैरियोट में बहुत सारे ओराई की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डीएनए बहुत लंबा होता है यूकैरियोट में। तो डीएनए बहुत लंबा होता है, तो एक ही जगह से अगर रेप्लिकेशन कराओगे यूकैरियोट में तो समय ज्यादा लग जाएगा रेप्लिकेशन में। इसलिए ऊपर वाले ने सोच समझ करके चीजें बनाई हैं। यूकैरियोट में बहुत सारी जगह पर ओराई बना दिया, और प्रोकैरियोट छोटा डीएनए होता है तो एक ही जगह पर ओराई बना दिया। तो प्रोकैरियोट में एक ही जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन में। और यूकैरियोट में कई जगहों से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, लेकिन यहां पर भी दो डायरेक्शन में, एक ऊपर एक नीचे। एक ऊपर चलेगा रेप्लिकेशन और एक नीचे। तो प्रोकैरियोट में भी बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है, यूकैरियोट में भी बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। यहां से बेटा क्वेश्चन आता है। हाँ निष्ठा बेटा सही कह रहे हो आप, रेप्लिकेशन यहां पर बाई डायरेक्शनल दोनों में चलेगा। अब एंजाइम जो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करता है उसका नाम क्या है? हेलिकेज। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कौन करता है? हेलिकेज। फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करता है? ये भी मैंने आपको समझाया, प्रिवेंट्स द रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर टोपोआइसोमरेज क्या करता है? सुपर क्वाइलिंग को प्रिवेंट करता है, लेकिन ये कट करता है केवल एक ही स्ट्रैंड पर। तो कट जहां करता है ये ज्वाइन भी वहीं पर करता है और फिर निकल जाता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई? इतनी बात तो क्लियर हो गई? बहुत ही आसान सी बात किया हमने, है ना। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको ज्यादा घर पे समय ना दो तो भी काम चल जाए अपना टॉपिक। मैं इसलिए बार बार आपको रिवाइज कराता हूं कि टाइम मिले ना मिले लेकिन यहीं पर हो जाए। देखो ध्यान से, पहले क्या बोला? ओराई। ओराई पर आकर अटैक किया डीएनए हेलिकेज, दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड कट करेगा। लेकिन फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन जाए इसलिए कौन आ जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन खींच करके अलग रखता है। अब सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन खींच करके अलग रखता है तो बेटा स्ट्रेन आ जाता है। ये दोनों स्ट्रेन पास आना चाह रहे हैं लेकिन कोई अलग करके रखा हुआ है ना। पास आना चाहता है लेकिन आप खींच करके अलग रख रहे हो, तो बिल्कुल स्ट्रेन और तनाव आएगा और उलझा डीएनए और उलझ जाएगा आगे जाकर के, यानी सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। तो क्या करता है? टोपोआइसोमरेज एक स्टैंड पे कट लगा देता है और थोड़े टाइम तक वहीं रहता है, और फिर उसके बाद से क्या हो जाता है? वो जोड़ करके वहां से निकल जाता है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, हाँ। अब बात आती है यहाँ पर, आपको मैंने एक बात कहा था। थैंक यू निष्ठा बेटा, थैंक यू। फुल्ली क्लियर सर, योर टीचिंग पैटर्न इज अमेजिंग। हाँ बेटा थैंक यू। आइए बेटा, यहाँ पर हमने एक बात कहा था कि जो भी नया चैन बनेगा, याद है क्या? मैंने कहा था कि देखेंगे देखेंगे कि आप लोगों में से कितने लोगों को याद है। जरा बताओ, हमने नया चैन बनाने के लिए बोला था ना भाई, कौन से डायरेक्शन में बनता है? याद है क्या? कौन से डायरेक्शन में बनता है? 5 to 3। और मैंने ये भी कहा था कि जो 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 to 5। याद है क्या? 3 to 5। और मैंने कहा भी था कि नया न्यूक्लियोटाइड जो भी आएगा उसका क्या यूज होता है? नया न्यूक्लियोटाइड जो भी आता है उसका क्या यूज होता है? फॉस्फेट। और पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का क्या चाहिए? OH। पहले से प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड का क्या चाहिए? OH। और बाद में आने वाले न्यूक्लियोटाइड का चाहिए फॉस्फेट। याद है ना? अगर ये याद है तो रेप्लिकेशन तो यूं खत्म हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो बेटा उसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, ये ध्यान है तो मैं बड़े आराम से आपको समझा दूंगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप डीपी में जेनेटिक्स के प्रोफेसर लग रहे हो अमन। आ जाओ भाई। 5 to 3 बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, ये तो हमने देख लिया भाई। डीएनए का रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है।
फिर बात आती है मेन एंजाइम। मेन एंजाइम जो होता है यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन, इसको कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो अब डीएनए का चैन बनाना है, डीएनए का चैन बनाना है, डीएनए का चैन बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज ही चाहिए ना। व्हाट्सएप डीपी में बहुत पतले लग रहे हो सर। अरे बेटा वो पुराना फोटो है, नहीं भी तो 2015 का या 2016 का फोटो है भाई, उस टाइम थोड़ा ज्यादा दुबला हुआ करता था। चलो वो 2015 या 16 का है, बहुत पुराना फोटो है वो। हाँ इधर आओ भाई, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पर, अरे टाइम कम है भाई, फालतू बातें नहीं। हाँ या इधर इधर हमने जो बात किया यहाँ पर कि डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, तो बेटा देखो आपको पता है कि नया चैन बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही चाहिए ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। अब बात आती है कि ये डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहा है बेटा, देखना ये बड़ा धांसू वर्ड है, ये बड़ा धांसू वर्ड है, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट बहुत ही समझने वाला वर्ड है, ध्यान से सुनना बेटा। जिस स्ट्रैंड का कॉपी करते हैं उसको डिपेंडेंट कहते हैं, और जो नया चैन बनता है उसके अकॉर्डिंग पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। अब आप मुझे बताना कि डीएनए रेप्लिकेशन में किसी एक स्ट्रैंड, पुराने स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बनाओगे ना, एक पुराने स्ट्रैंड पर एक नया स्ट्रैंड बनाओगे ना, तो ओल्ड स्ट्रैंड कौन सा है, डीएनए का है या फिर आरएनए का है, डीएनए का है, तो इसलिए कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट। और नया स्ट्रैंड कौन सा बनता है, न्यू स्ट्रैंड डीएनए का ही बनेगा, तो इसको बनाने के लिए एंजाइम चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। अब मैं आपसे इस वर्ड को और क्लियर करता हूं, जो कि आगे फिर से लाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी आदत है 2 बार 3 बार बोलना, तो आपको तो फिर से आगे आएगा ही। जैसे मान लो मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करता हूं, आपको याद है क्या बेटा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मालूम है क्या? मैंने इतना कहा है बस, डीएनए से क्या बनाना, आरएनए, डीएनए से आरएनए। तो डीएनए का कॉपी किया जाए तो ओल्ड स्ट्रैंड किसका होगा, डीएनए का, तो डीएनए डिपेंडेंट हो जाएगा। और नया चैन आरएनए का बनेगा तो क्या कह देंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह देंगे, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह देंगे। समझ में आ रही है बात? जो पुराना स्ट्रैंड कॉपी होता है उसको डिपेंडेंट कह देते हैं। जैसे मान लो डीएनए का स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट, और डीएनए ही बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए का स्ट्रैंड कॉपी हो रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट, और अगर आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, जरा जवाब देना आप, जितना समझे हो उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो आरएनए का कॉपी हो, आरएनए का कॉपी हो और आरएनए बने, आरएनए स्ट्रैंड का कॉपी होकर के आरएनए बने, क्या होगा इसका पूरा नाम, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिसका कॉपी होता है वो डिपेंडेंट और जो बनता है वो पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलो एक और सवाल पूछता हूं, उससे आप ही को क्लियर होगी बातें। एक और सवाल पूछता हूं बेटा, बताओ अगर मैं आरएनए से डीएनए बनाऊं, आरएनए से डीएनए बनाऊं, किससे बना रहा हूं, आरएनए से डीएनए, तो किसका कॉपी करने वाले हैं, आरएनए का, तो आरएनए डिपेंडेंट कहलाएगा, और बनाएंगे डीएनए तो डीएनए पॉलीमरेज कहलाएगा। सबको क्लियर हो गया ये बात? डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए से आरएनए बनाना, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए से डीएनए बनाना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बात समझ में आ गई बात? जिससे बनेगा उसका डिपेंडेंट और जो बनेगा उसका पॉलीमरेज, जिससे बनेगा वो डिपेंडेंट और जो बनेगा वो पॉलीमरेज। क्लियर? हाँ। अब बात ये आती है यहां पर, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट में, जो कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यूकैरियोट में होते हैं 5 टाइप्स, यूकैरियोट्स में होते हैं 5 टाइप्स।
यूकैरियोट्स का याद नहीं रखना है हमें, यूकैरियोट्स का याद नहीं रखना है, ठीक है। याद हमें सिर्फ प्रोकैरियोट का रखना है। और प्रोकैरियोट के इन तीनों एंजाइम का फंक्शन अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर टाइम अप लिख रहे हैं मलका बेटा, और भी एक आध जन लिख रहे हैं टाइम अप। तो इन तीनों एंजाइम का फंक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलें, बाय बाय। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना। चलते हैं बेटा, बाय बाय। नहीं बेटा, कैसे पढ़ा दें, आप चाह रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन औरों का भी तो ध्यान में रखना है ना। कईयों का सर में दर्द हो रहा है, कईयों का सिलेबस मैनेज नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई इस टॉपिक के लिए अगर आपको टाइम ना मिले तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं। बस इतना करें, A4 शीट में कोई नई बातें आए तो लिख करके उसमें लगा दिया करो, है ना। चलें, ओके, बाय बाय। थैंक यू बेटा, ओके, बाय बाय। हाँ फलक बेटा, आई कैन सी योर मैसेज, ओके बाय। जो डाउट हो बेटा मुझे फोन करके पूछ लें या फिर ऐप पे डाल देना, है ना। सी यू, बाय बाय।